A very good day to everyone. This is Ankita Arora from Study Made Easy, engaged in teaching CA Final and CA Inter पे GST. आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं दैट इज TDS. हम टैक्स डिडक्शन एट सोर्स ले रहे हैं एंड दिस टैक्स डिडक्शन एट सोर्स इज इक्वली रेलेवेंट फॉर CA Inter एज वेल एज CA Final. कंटेंट कट कॉपी पेस्ट है तो चाहे वो सीए फाइनल का स्टूडेंट हो या सीए इंटर का स्टूडेंट हो सेम कंटेक्स्ट है आपका पूरा टेक्स्ट डिडक्शन एट सोर्स का। यहाँ पे ये जो लेक्चर है दिस इज मोर ऑफ अ डिटेल्ड लेक्चर। इसे आप चाहे डिटेल लेक्चर बोलो या डिटेल रिवीजन बोलो, जैसा भी बोलना है बोलो, क्योंकि टीडीएस इज अ टॉपिक दैट इज नॉट फॉर मोर देन वन डे। एक दिन से ज्यादा का ये नहीं है। तो ये जो रेगुलर क्लास है, रेगुलर क्लास का ये जो मेरा अभी रिवीजन वीडियो आपको दिख रहा, सॉरी रिवीजन बोल रही हूँ, ये जो रेगुलर क्लास है, रेगुलर क्लास का ये जो आपका वीडियो है, सेम वी विल बी अपलोडिंग ऑन यूट्यूब एज इन द फॉर्म ऑफ योर डिटेल्ड रिवीजन। तो पहले ही एक क्लैरिफिकेशन देना इसलिए जरूरी है बिकॉज फिर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। जो टॉपिक्स ऐसे हैं जो वन डे में फिनिश होते हैं, हम उससे सेम तरह से क्या दे देते हैं, डिटेल रिवीजन के फॉर्म में दे देते हैं। तो यहाँ पे जैसे ये टीडीएस टीसीएस का टॉपिक है, टीसीएस अलग से होगा। टीडीएस का ये टॉपिक है मोर देन आई थिंक 30 to 40 मिनट्स हम बहुत आराम से करेंगे। क्वेश्चन का भी मैं आपको टाइप बता दूंगी। सेम टाइप के क्वेश्चन सीए इंटर, सेम टाइप के क्वेश्चन सीए फाइनल पे भी आते हैं। तो दिस विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। ओके, तो यहाँ आपको कुछ भाई बंधु दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हम सबसे पहले एक जनरल केस ले लेते हैं एंड दिस जनरल केस इज अबाउट व्हाट, टीडीएस के रिस्पेक्ट में समझने के लिए हम पहले क्या लेते हैं, एक जनरल हमारा क्या ले लेते हैं, एग्जाम्पल। अब मैं पहले इससे पहले एक एग्जाम्पल लूं, मैंने यहाँ पे भी इसको क्या करके रखा है, कॉपी कर लिया है, क्योंकि मुझे कुछ केसेस बनाने हैं और उन केसेस में इसकी जरूरत पड़ने वाली है। चलो, तो व्हेन इट कम्स टू टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, हम बात कर रहे हैं किसकी, टीडीएस की, दैट इज टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। मैम इसका मतलब क्या है, आप बार बार बोल तो रहे हो टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, एक बार फुल फॉर्म लिख देते हैं, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। मैम व्हाट डू यू मीन बाय टैक्स डिडक्शन एट सोर्स? इसका मतलब ये है, हम टैक्स डिडक्शन समझे उससे पहले समझते हैं व्हाट डू यू मीन बाय सोर्स। यहाँ पे ये टैक्स डिडक्शन एट सोर्स का कहना है कि जैसे ही आपका जहां पे सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होता है, जहां से आपको सोर्स मिलता है इनकम का सोर्स, तो सोर्स पे ही टैक्स का डिडक्शन हो जाना चाहिए। सोर्स पे ही क्या हो जाना चाहिए, टैक्स का डिडक्शन हो जाना चाहिए। मतलब मैम देखिए, तो पहला एग्जाम्पल मेरा है, जिस पहले एग्जाम्पल में ये भाई साहब कौन हो गए, हमारे सप्लायर, ठीक है। ये भैया कौन है, हमारे सप्लायर। अब इन सप्लायर से गुड्स खरीदने कौन आया, ये जो सप्लायर है, इन सप्लायर से गुड्स खरीदने कौन आया, ये है रोता हुआ हमारा पतिदेव, और ये है कौन, उसकी गर्लफ्रेंड, बिल्कुल ठीक है। ऐसा माना जाता है ना कि गर्ल्स बहुत खर्चा करवाती हैं, तो भाई साहब रो रहे हैं और ये बिल्कुल बिंदास, तुम निकालो ये चीजें मुझे खरीदनी है। लेम जोक, जोक सकपाट। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, ये तो हो गया हमारा सप्लायर, ये हो गए हमारे रिसिपिएंट, ठीक है मैम। तो एक सप्लायर है, एक हमारा क्या हो गया, ये रिसिपिएंट हो गया। तो ये जो रिसिपिएंट है, ये जो रिसिपिएंट है, इन्होंने क्या खरीदा, ये कुछ उन्होंने स्टेशनरी के प्रोडक्ट्स किन से खरीद लिए, इन सप्लायर भाई साहब से खरीद लिए। तो व्हेन दे परचेज दिस गुड्स, जब वो क्या करते हैं, ये गुड्स परचेज करते हैं सप्लायर से, या फिर हो सकता है मैम किसी तरह की सर्विस लेते हो ये सप्लायर से, तो दैट मीन्स आइदर ये गुड्स खरीदेंगे या फिर किसी तरह की सर्विस लेंगे सप्लायर से। तो जब ये सप्लायर से क्या ले रहे हैं, या तो गुड्स ले रहे हैं या तो क्या ले रहे हैं, सर्विस ले रहे हैं, तो इन रिटर्न इन्हें भी तो कुछ सप्लायर को देना पड़ेगा। हाँ जी, इन रिटर्न इन्हें भी सप्लायर को कुछ देना पड़ेगा, और वो क्या होगा, इन रिटर्न ये देंगे कंसिडरेशन। हाँ मैम याद आया, इन रिटर्न ये क्या देंगे, कंसिडरेशन। अब मुझे ये बताओ कि ये सप्लायर के लिए सोर्स क्या है, सोर्स ऑफ इनकम,
तो मैम ये सप्लायर के लिए ये रिसिपिएंट जो हो गया ये सोर्स ऑफ इनकम हो गया, बिकॉज इस सप्लायर ने या तो गुड्स दिया है या फिर सर्विस दिया है इस रिसिपिएंट को। फॉर दिस सप्लायर द सोर्स ऑफ इनकम इज दिस रिसिपिएंट, राइट। तो अब ये जो रिसिपिएंट है ये हो गया हमारे लिए सोर्स। बताओ जब भी ये गुड्स क्या करेगा, इन बंधु को सेल करेगा, दैट इज रिसिपिएंट को जब भी ये लोग क्या देंगे, गुड्स देंगे, तो मैम गुड्स के साथ क्या जाएगा आपको पता है, इनवॉइस जाएगा। गुड्स जितने के भी हैं गुड्स के साथ क्या जाएगा मैम, इनवॉइस जाएगा। तो सपोज मैम हम अभी के लिए मान रहे गुड्स ही सेल किया है। टीडीएस का कॉन्सेप्ट इज रेलिवेंट फॉर गुड्स एज वेल एज सर्विस। चाहे आप गुड्स लो या सर्विस लो दोनों पे एप्लीकेबल होता है, बट हमारे एग्जाम्पल को हम गुड्स लेते हुए कंटिन्यू कर रहे हैं। तो मैम सपोज करो ये सप्लायर अंकल जो है इन्होंने इन रिसिपिएंट को कितने के गुड्स प्रोवाइड किए। सपोज मैम 1000 रुपीज के गुड्स हैं, तो यहाँ लिख देते हैं हम वैल्यू ऑफ गुड्स। तो यहाँ मैं लिख रही हूँ वैल्यू ऑफ गुड्स, ठीक है। अब इनके ऊपर मैम जीएसटी सपोज करो लग रहा है, तो चलो मान लेते हैं फॉर एन एग्जाम्पल 100 रुपीज का जीएसटी लग रहा है, दैट इज एट द रेट ऑफ 10% यहाँ पे जीएसटी लगा। ऐसा अभी हमने एक सिंपल सा ले लिया एग्जाम्पल। इन टोटल ये बिल कितने का बन गया मैम, 1100 का इन टोटल ये बिल बन जाता है। इन टोटालिटी द बिल इज ऑफ 1100 दैट इंक्लूड्स योर जीएसटी, राइट। अब यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे बोलते हैं कि देखो अब ये रिसिपिएंट भाई साहब के पास ये पूरा बिल जाएगा, ठीक है। रिसिपिएंट भाई साहब देखेंगे कि इनको कितना बिल पे करना है, तो ये चले गया किसके पास, ये रिसिपिएंट भाई साहब के पास ये बिल चला गया एंड नाउ रिसिपिएंट हैज टू पे। अब रिसिपिएंट कितना पे करेगा, तो मैम एक तो गुड्स के रिस्पेक्ट में तो उन्हें क्या करना होगा, पेमेंट करना ही होगा, दैट इज ₹1000। तो गुड्स जो खरीदे हैं वो 1000 रुपीज के खरीदे हैं, उन्हें क्या करना होगा, ये 1000 रुपीज पे करने होंगे टू द सप्लायर। और मैम अभी हम मानते नहीं ऐसा कि कोई टीडीएस वीडीएस का कॉन्सेप्ट है, तो जीएसटी के लिए भी इन्हें कितना देना होगा, जीएसटी का 100 रुपीज देना होगा इन्हें, किसको, सप्लायर। तो अभी बहुत नॉर्मल पेस पे हम यही करते हैं, व्हेन वी परचेज समथिंग, कुछ हम परचेज करते हैं, सामने वाला मुझे इनवॉइस देता है, इनवॉइस के साथ वो जीएसटी अप्लाई करता है जो वैल्यू होती है, एंड ऑन दैट वैल्यू वो वैल्यू को मिला के, वो जीएसटी को मिला के वी पे द एंटायर अमाउंट टू दिस सप्लायर। हम इसको क्या कर देते हैं, सप्लायर को पे करके आ जाते हैं। तो ये क्या है, ये मेरा एक नॉर्मल केस है जिसमें कोई टीडीएस का कॉन्सेप्ट मैंने अभी डिस्कस नहीं किया। ये तो एक नॉर्मल सिनेरियो है जो हमने डिस्कस किया है, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स का। तो यहाँ आ जाते हैं हम नॉर्मल केस, ठीक है। ये हो गया मेरा क्या, नॉर्मल केस। अब फाइनली हम इस केस को थोड़ा सा क्या कर देते हैं, एलिवेट कर देते हैं, और फिर से हम चले एक और केस बनाने के लिए। और इस केस में भी क्या हुआ, सेम चीज, गुड्स वगैरह खरीदे गए। अब हम, क्योंकि मैंने बोला है ना मैं सिर्फ गुड्स के एग्जाम्पल को आगे बढ़ा रही हूँ, ऑल्दो टीडीएस का कंसेप्ट इंक्लूड्स सर्विसेज। तो यहाँ पे सप्लायर ने मैम क्या किया, गुड्स सेल किए इस रिसिपिएंट्स को, तो ये हो गए गुड्स जो किसने सेल किए, सप्लायर ने रिसिपिएंट को। एंड इन रिटर्न रेसिपिएंट क्या करेगा, इन रिटर्न हमारा रेसिपिएंट क्या करेगा, इन रिटर्न मैम रेसिपिएंट पे करेगा कंसिडरेशन। यस मैम, कंसिडरेशन पे करेगा। लेकिन अब हम कुछ चीजें सीखने जा रहे हैं, ठीक है। अब मैम इन रिटर्न कंसिडरेशन पे करेगा, लेकिन मैम इसको मतलब यहाँ पे भी वही बात हुई ना, कंसिडरेशन तो पे करेगा, लेकिन कंसिडरेशन तो मैम तब पे होगा ना जब साथ में क्या आएगा, एक इनवॉइस आप बना के दोगे, ठीक है। तो अब हम इसको क्या देते हैं, फिर से एक इनवॉइस बना के दे दें, ठीक है। तो ये रिसिपिएंट के पास क्या चला गया, ये चला गया मेरा इनवॉइस। बट अब ध्यान रखना मैं इस इनवॉइस में कुछ चेंजेस कर दे रही हूँ, ठीक है। तो अभी तक मैंने क्या बोला, एक जनरल से खरीदने बेचने की बात चल रही थी, इट वाज जस्ट अ सेल परचेज का कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा इसको एलिवेट कर रहे हैं केस को, और अब टीडीएस का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं। सपोज करो इंस्टेड ऑफ 1000 रुपीज, इंस्टेड ऑफ 1000 रुपीज
सपोज करो 7 लाख रुपीस का प्रोडक्ट है। कितने का है मैम? 7 लाख रुपीस का ये प्रोडक्ट। तो इंस्टेड ऑफ 1000 रुपीज अब हम बोल रहे हैं कि वो प्रोडक्ट एक्चुअल में कितने का है? 7 लाख का है और 10% के हिसाब से मैम 70,000 इज दी टैक्स। 70,000 क्या है? टैक्स। इसका मतलब मैम यहाँ पे भी हमको क्या करना होगा? 7,70,000 हमको क्या लेना होगा? 7,70,000 एज अ रेसिपेंट हमको सप्लायर को पे करना होगा। अगर ये आम जिंदगी चलती so he would have been paying 7 lakh. Along with that, he would have been paying this 70,000 for the taxes. That means 7,70,000 would have been paid to supplier. यही होता। लेकिन अब सुनो मेरी बात। अभी के लिए, सिर्फ अभी के लिए मैं बोलती हूँ कि ऐसा नहीं है। अब क्या है? सपोज करो टीडीएस का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल। अब ये नॉर्मल केस नहीं है। नाउ इट इज द केस वेयर द कॉन्सेप्ट ऑफ टीडीएस इज एप्लीकेबल। तो जब टीडीएस कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होता है तो बोलते हैं ना सोर्स पे ही टैक्स को डिडक्ट कर लो। एट सोर्स ही क्या करो? टैक्स को डिडक्ट कर लो। तो मेरे केस में अब पता है क्या होगा? हमारे केस में 7 लाख रुपीस के सप्लायर को जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, क्योंकि भाई वो तो वैल्यू फॉर द गुड्स है। इट विल गो टू सप्लायर 7 लाख रुपीस। बट मैम अब क्या जीएसटी जाएगा सप्लायर को? अभी क्या जीएसटी सप्लायर को अब हम देंगे? नहीं देंगे। अब आपको अंदर से एक आवाज आ रही है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। सोर्स पे ही क्या करो? उसका टैक्स डिडक्ट कर लो। मतलब रेसिपिएंट को क्या करना होगा? इसे जीएसटी का अमाउंट नहीं देना है। ये अपने पास ही इसके जीएसटी का अमाउंट रखेगा और क्या करेगा? टीडीएस रिटर्न फाइल करेगा और टीडीएस रिटर्न फाइल करके जो टैक्स उसने डिडक्ट किया है वो टैक्स सप्लायर के नाम पे क्या कर देगा? सबमिट कर देगा टू द गवर्नमेंट। क्या इतनी बात समझ में आई? अभी मैं इस एग्जाम्पल को और चेंज करूंगी, बट अभी हम सिर्फ टैक्स डिडक्शन को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अब हम गुड्स का वैल्यू तो जाएगा, लेकिन जो आप 70,000 पहले इन सप्लायर को देते थे, फिर सप्लायर अपना क्या करता था? आउटवर्ड टैक्स रिटर्न, आउटवर्ड सप्लाई का क्या करता था? रिटर्न फाइल करता था। आउटवर्ड सप्लाई मतलब सेल्स रिटर्न होता है। फिर ये सेल्स रिटर्न फाइल करके जो भी जीएसटी का अमाउंट है सप्लायर गवर्नमेंट को पे करके आता था। व्हेन इट कम्स टू टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, तो यहाँ पे रिसिपिएंट ने क्या किया? उससे गुड्स की वैल्यू तो दे दी, लेकिन जो जीएसटी का अमाउंट इस सप्लायर को देना चाहिए था वो पे नहीं किया और उसे अपने पास रखा रिसिपिएंट ने। अब रिसिपिएंट को टीडीएस का रिटर्न फाइल करना होगा क्योंकि वो टैक्स डिडक्शन कर चुका है और टीडीएस रिटर्न सबमिट करके वो जो टैक्स जो टैक्स यहाँ पे क्या हुआ है, जो टैक्स यहाँ पे डिडक्ट होना चाहिए था, जो एक्चुअल में यहाँ पे होना चाहिए था, जो टैक्स वो क्या कर चुका है? डिडक्ट कर चुका है, मतलब सप्लायर को पे नहीं किया। टीडीएस का रिटर्न फाइल करके वो टैक्स क्या करेगा? जो डिडक्टेड टैक्स है उसे गवर्नमेंट को पे कर देगा फॉलोइंग मंथ। मतलब सपोज करो उसने सितंबर में क्या किया? ये ट्रांजैक्शन किया है सप्लायर के साथ, सितंबर में उसने इसका टैक्स रख लिया अपने पास, तो नेक्स्ट मंथ की 10th डेट तक उसे क्या करना है? गवर्नमेंट को ये पे कर देना है। इतनी बात समझ में आई? अब ये भी क्या है? नॉर्मल केस है, लेकिन अब हम बोलते हैं नॉर्मल केस विद टीडीएस। यहाँ पे मैं क्या बोल रही हूँ? नॉर्मल केस विद एक्सप्लेनेशन ऑफ टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। अभी सिर्फ मैंने इस केस में आपको ये समझाने की कोशिश की है कि व्हाट इज टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। अब मैं फिर से इस केस को एलिवेट करने की कोशिश करती हूँ और अब हम जो समझेंगे वो क्या रहेगा? अगेन यही कॉन्सेप्ट है, लेकिन एक्चुअल में टैक्स डिडक्शन होता कैसे है? आपको इतना तो समझ में आया कि व्हाट डू यू मीन बाय टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, कि जहां से सोर्स ऑफ इनकम निकलता है वहीं सोर्स पे क्या हो जाता है? हमारा टैक्स हो जाता है डिडक्ट। अब मैंने जो केस किया नॉर्मल केस विद एक्सप्लेनेशन, इसमें मैंने पूरा की पूरा टैक्स किसके पास रखा? रेसिपिएंट के पास ही रखा, जबकि एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। ओवरऑल फुल फ्लेज जो आपका टैक्स है वो रेसिपिएंट के पास नहीं रहेगा, इसके लिए कुछ परसेंटेज दिए हैं, तो अब हम उसको डिस्कस करते हैं। तो क्या पहली चीज समझ में आ गई? नॉर्मल केस, देन एक्सप्लेनेशन विद द टीडीएस। अब अपन जाते हैं नए वाले एग्जाम्पल में और इसमें एक्चुअल में मैं आपको एक एक चीज बताने वाली हूँ
कि जिसके बेसिस पे आपको समझ में आएगा कि किस अमाउंट पे किन लोगों को क्या करना होता है, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स करना होता है। तो कहानी वही है हमारी अभी भी। ये रहा हमारा सप्लायर, ये रहा हमारा रिसिपिएंट, इन्होंने गुड्स खरीदे हैं। ऑल्दो टीडीएस का कॉन्सेप्ट सर्विस पे भी एप्लीकेबल होता है। ये भाई साहब क्या पे करेंगे? कंसिडरेशन पे करेंगे। एंड फॉर दैट कंसिडरेशन ऑब्वियसली मैम यहाँ पे कुछ ना कुछ तो क्या हुआ होगा, एक इनवॉइस इश्यू किया गया होगा और वो जो इनवॉइस इश्यू किया है, यहाँ पे हम उस इनवॉइस को भी क्या करते हैं, लेके आते हैं। ये रहा हमारा वो इनवॉइस। तो ये गया इनके पास 7 लाख रुपीस का इनवॉइस। एक्चुअल में क्या होता है समझो, टैक्स डिडक्शन कब होता है? टैक्स इज डिडक्टेड if the contract value is more than 2,50,000. Tax is deducted. Tax is deducted at the rate of 1% CGST and 1% SGST in case of intrastate supply, intra-state, however, it is 2% in case of IGST, that is interstate supply. Tax is deducted only by specified recipient and one who is required to deduct tax at source is required to take mandatory registration under section 24 of chapter registration. चलो, तो ये मैंने क्या-क्या लिख दिया? सबसे पहले देखो, सबसे पहली लाइन ये लिखी है कि अगर आपको टैक्स डिडक्ट करना है तो ओवरऑल जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है, आपका जो भी आपने सप्लाई किया है उसकी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 2,50,000 से अबव होना चाहिए और हाँ, यहाँ हम लिखेंगे ओवरऑल टैक्सेबल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। टैक्सेबल ज़रूरी है, टैक्सेबल होना चाहिए। अगर आपका ओवरऑल टैक्सेबल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इज़ मोर देन 2,50,000 तो यस जीएसटी टीडीएस का कॉन्सेप्ट आता है। तो हमारे केस में जो ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है वो 7 लाख रुपीस है, जो क्लियर दिख रहा है 2,50,000 से ज़्यादा है। कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू मतलब अगर आपने गुड्स खरीदे हैं तो गुड्स और अगर आपने सर्विसेज ली हैं तो सर्विस के लिए जो भी आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है वो कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू शुड बी मोर देन 2,50,000। तो बोलते हैं ये जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है दिस कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू शुड बी मोर देन 2,50,000। अगर ये पहली कंडीशन फुलफिल होती है तो आप टैक्स डिडक्शन एट सोर्स पे जाएंगे। अगर ये 2,50,000 के ऊपर है तो अगर आपका इंट्रास्टेट सप्लाई है तो सीजीएसटी एसजीएसटी 1% टीडीएस डिडक्ट होगा और अगर ये इंटरस्टेट सप्लाई है तो 2% क्या होगा, आपका टैक्स का डिडक्शन होगा, दैट इज इंटरस्टेट सप्लाई। ठीक है, तो मैम दो कंडीशन तो समझ में आई। एक तो इट शुड बी द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू शुड बी मोर देन 2,50,000 एंड इफ इट इज द केस द रेट इज 2% और 1% डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ सप्लाई। हाँ जी, जिस भी पर्सन को मैम टीडीएस डिडक्ट करना है, क्या सभी को करना है? नहीं, यहाँ लिखा है कुछ स्पेसिफाइड रिसिपिएंट है। अगर आप उन स्पेसिफाइड रिसिपिएंट में काउंट होते हैं देन ओनली, अगर आप क्या होते हैं वो स्पेसिफाइड रिसिपिएंट में काउंट होते हैं तभी आपको टैक्स का क्या करना होगा, डिडक्शन करना होगा। अदरवाइज टैक्स डिडक्शन करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो मतलब मैम हर एक इंसान को टैक्स डिडक्ट नहीं करना, कोई तो स्पेसिफाइड रिसिपिएंट्स हैं। एंड जिनको भी जो भी ये स्पेसिफाइड रेसिपिएंट होते हैं
उनको लेना पड़ता है कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन। मतलब मैम इस पे थ्रेशोल्ड लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगी। हाँ बिल्कुल, इस पे थ्रेशोल्ड लिमिट आपकी एप्लीकेबल होने वाली नहीं है। तो कंडीशन क्या है आपकी टैक्स डिडक्शन एट सोर्स की? कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू जो टैक्सेबल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है शुड बी मोर देन 2,50,000। सेकंड, 1% in case of intrastate supply and 2% in case of interstate supply. TDS is deducted by only specified recipient. हर एक कोई TDS डिडक्ट नहीं करेगा, इट शुड बी अ स्पेसिफाइड रेसिपिएंट, वो हम अभी पढ़ेंगे। देन जो भी स्पेसिफाइड रेसिपिएंट है जिसको टैक्स डिडक्शन करने की जरूरत पड़ती है, तो वहां पे मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन होता है, वहां पे कोई थ्रेशोल्ड लिमिट रजिस्ट्रेशन चैप्टर की एप्लीकेबल नहीं होती है। क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई? ठीक है। अब यहाँ पे अब देखो क्या होगा मैम, ये वाला हमारा केस है जहाँ पे हमने गुड्स खरीदे हैं 7 लाख रुपीज की, और हमें इन्होंने इनवॉइस दिया, और इनवॉइस क्या लगा के दिया? जीएसटी। देखो जीएसटी तो उस प्रोडक्ट के ऊपर कितना है? उस प्रोडक्ट के ऊपर जीएसटी इज 10%। 10% जीएसटी का है, तो मैं सिर्फ लिख रही हूँ यहाँ पे 70,000। 10% किसका अमाउंट है? जीएसटी का अमाउंट है, एंड नाउ आई एम राइटिंग 70,000 ओवर हियर। क्या होता अगर ये नॉर्मल जिंदगी होती, तो एक तो वैल्यू ऑफ सप्लाई वुड हैव बीन गिवन टू द सप्लायर, और पूरा 70,000 भी हम सप्लायर को दे के आते, मतलब टोटल मैम 7,70,000 नॉर्मल केस के अकॉर्डिंग हम पे करके आते सप्लायर को। लेकिन अब क्या हुआ मैम? चेंज हो गया सिनेरियो। अब टीडीएस का कॉन्सेप्ट आप पढ़ा रहे हो, तो इसका मतलब मैम पहले आप दे देते थे इनको कितना? 70,000 रुपीज। क्या करते थे? इन भाई साहब को 70,000 आप देते थे। अब आप पूरे 70,000 नहीं दोगे, मतलब आपने ये रिसिपिएंट के पास रख दी अभी तो 70,000। क्यों? क्योंकि रिसिपिएंट के दिमाग में कुछ आया, रिसिपिएंट ने सोचा, अज्यूमिंग कि तुम्हें अभी पता है कि स्पेसिफाइड रेसिपिएंट क्या है, तो अभी रेसिपिएंट सोच रहा है यार मैं तो स्पेसिफाइड रेसिपिएंट हूँ, एंड 2,50,000 से ज्यादा का कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का मैंने क्या लिया है? इनसे सप्लाई भी लिया है। तो इसको दोनों चीजें समझ में आने लग गई कि एक तो मैं स्पेसिफाइड रेसिपिएंट हूँ, एंड 2,70,000 2,50,000 से ज्यादा का क्या है? कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू भी है हमारा। तो ये इसको ज्यादा ही दिमाग चला, इसको सब समझ में आ गया यार 2,50,000 से ज्यादा तो मैंने इसका क्या लिया है? कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है। उसके बाद यहाँ पे क्या है? मैं एक स्पेसिफाइड रेसिपिएंट हूँ। तो ये मैडम घूर के देखने लगी किसको? सप्लायर को। और सप्लायर को क्या बोली? रुको, जीएसटी का हम तुम्हें पूरा 70,000 पे नहीं करेंगे, हम वैल्यू ऑफ सप्लाई तो आपको पूरा दे रहे 7 लाख, बट जो ये तुमने जीएसटी लगा के दिया है, ये जीएसटी का पूरा पूरा 70,000 हम तुम्हें नहीं देंगे। सप्लायर को लगा क्यों क्यों ऐसा क्यों कर रहे हो? ऐसा क्यों 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 क्यों? तो इसने बोला देखो, तो क्योंकि हम स्पेसिफाइड रेसिपिएंट है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 2,50,000 से ज्यादा है, तो हमें पता है क्या करना होता है। जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है, सीवी इज योर कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, उस कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का 2% क्या करना पड़ेगा? टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। मैं डायरेक्टली 2% क्यों लिख रही हूँ? क्योंकि आपको समझ में आए, इंटर स्टेट होगा तो 2% लिखोगे, इंट्रा स्टेट होगा तो 1% सीजीएसटी के नाम से, एसजीएसटी के नाम से आप लिखेंगे। मैं डायरेक्ट ले रही हूँ। तो ये मैडम ने बताया कि देखो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है हमारी 7 लाख रुपीज, 7 लाख का जो 2% है दैट कम्स टू बी 14,000। तो बोल रहे ये 14,000 हम तुम्हें नहीं देंगे, हम क्या करेंगे? 56,000 तो तुमको दे देंगे, क्योंकि आजकल 70,000 में से अगर आप 14,000 माइनस करते हैं तो कितना आता है मैम? 56,000 आता है। तो बोल रहे देखो 56,000 अब हम क्या करेंगे? तुमको पे करेंगे, हम 70,000 पे नहीं करेंगे। 56,000 जीएसटी के नाम का तुमको जाएगा, वैल्यू ऑफ गुड्स का 7 लाख भी हम तुम्हें ही देंगे। लेकिन ये जो 14,000 हम क्या करे हैं? रिटेन किए हैं, ये हम क्या करेंगे? टीडीएस का रिटर्न फाइल करेंगे, और नेक्स्ट मंथ क्या करेंगे? नेक्स्ट मंथ जो आएगा, नेक्स्ट मंथ के 10th तक हम क्या कर देंगे? गवर्नमेंट को ये 14,000 डिपॉजिट करके आ जाएंगे। ये काम रिसिपिएंट का है। तो 56,000 जो इन्हें मिला, ये क्या करेंगे? अपना आउटवर्ड सप्लाई जो है, आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल्स लिखेंगे अपने।
रिटर्न फाइल करेंगे आउटवर्ड सप्लाई का, और आउटवर्ड सप्लाई के अकॉर्डिंग जो जीएसटी आता है ये सारा क्या करेंगे, मतलब यहाँ पे सप्लायर को इस 56,000 का क्या करना है, कंप्लायंस करना है। बट रिसिपिएंट क्या करेगा, रिसिपिएंट सप्लायर के बिहाफ पे सिर्फ जो पे मुझे टैक्स उसको पे करना चाहिए था उसका 2% अपनी जेब में रखेगा, और ये अपनी जेब में रख के क्या करके आएगा, खुद रिसिपिएंट टैक्स डिडक्शन एट सोर्स के नाम पे क्या करके आएगा, सप्लायर का टैक्स कौन दे के आएगा, रिसिपिएंट पे करके आएगा। यहाँ रिसिपिएंट अपनी जेब से पे नहीं कर रहा है, जो सप्लायर को देना चाहिए था उसमें से उसने सोर्स से ही क्या कर लिया, कुछ टैक्स डिडक्ट कर लिया, और वो टैक्स डिडक्ट करके वो गवर्नमेंट को पे करके आ जाएगा। इससे होता क्या है, गवर्नमेंट को बड़े-बड़े ट्रांजैक्शंस की मॉनिटरिंग मिलती है, और ऑन द स्पॉट टैक्स भी थोड़ा-सा क्या हो जाता है, उनको मिल जाता है। जो लोग बड़े-बड़े ट्रांज़ैक्शन करते हैं, वो क्या कर सकते हैं, उन ट्रांज़ैक्शंस को छुपा सकते हैं। तो रिसिपिएंट को मनाना कई बार थोड़ा दिक्कत वाला काम भी हो सकता है, क्योंकि वो भी फँस जाएगा आगे चल के अगर उसने कंप्लायंस नहीं किए हैं तो। तो रिसिपिएंट एक स्मॉल पोर्शन टैक्स का वहाँ दे के आ जाता है, जिससे गवर्नमेंट को पता चलता है कि ओवरऑल क्या ट्रांज़ैक्शन हुआ था, ठीक है? तो बेसिकली सीरियस इज फॉर द पर्पस ऑफ मॉनिटरिंग। तो हमने क्या पढ़ा, हमने अभी तक इतना पढ़ा कि जब भी मैम रेसिपिएंट क्या करेगा, सप्लायर को पेमेंट करेगा, तो उसे टैक्स डिडक्शन एट सोर्स करना है, लेकिन ये स्पेसिफाइड रेसिपिएंट होना चाहिए, और जो भी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है वो 2,50,000 से अबव होगी, तभी जाके 1% और 2% एज द केस में भी हम टैक्स डिडक्शन एट सोर्स करेंगे। तो क्या यहाँ तक आपको बातें समझ में आ गई? अब यहाँ पे बोलते हैं व्हेन यू कैलकुलेट योर कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। जब आप यहाँ पे 2,50,000 की कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो, तो कुछ पॉइंट्स हैं आपको ध्यान रखने होंगे। व्हाइल कैलकुलेटिंग कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड। डू नॉट टेक इनटू अकाउंट वैल्यू ऑफ जीएसटी फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई। ये ये जो बात है ना, आपने मेरे साथ वैल्यू ऑफ सप्लाई में भी पढ़ी है, कि जब भी हम वैल्यू ऑफ सप्लाई चाहे गुड्स का हो या सर्विस का हो कैलकुलेट करते हैं, तो उसमें जीएसटी से रिलेटेड जो भी टैक्स होता है वो काउंट नहीं होता। यहाँ भी यही बोल रहा है कि जब आप कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू के कैलकुलेशन में डू नॉट कंसिडर द वैल्यू विथ रिस्पेक्ट टू जीएसटी। जीएसटी से रिगार्डिंग आपकी वैल्यू कंसिडर नहीं की जानी चाहिए। मतलब इसका एक एग्जांपल ले लें। Mr. X sold goods to specified recipient for rupees 3 lakh, and the amount is inclusive of GST at the rate of 18%. Calculate the applicability of TDS in above mentioned case. अब देखो यहाँ पे क्या है, अगर आप देखो कि मिस्टर एक्स जो है, मिस्टर एक्स ने किसी स्पेसिफाइड रेसिपिएंट को 3 लाख रुपीस के क्या दिए हैं, गुड्स दिए हैं। कितने? 3 लाख रुपीस के गुड्स दिए। अब आप बोलोगे मैम ये हो गया ना कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू अबाउट 2,50,000। कंफर्म यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, टीडीएस का कॉन्सेप्ट लगाना है, क्योंकि स्पेसिफाइड रेसिपिएंट है। तो मैं आपको कहूंगी रुको जरा सबर करो। मतलब यहाँ पे आगे क्या लिखा है कि दिस 3 लाख इंक्लूड जीएसटी का अमाउंट ऑल्सो। कई बार आप जब क्या करते हैं, सेल करते हैं, सप्लाई करते हैं, तो जब भी आप सेल करते हैं या सप्लाई करते हैं, तो सेल और सप्लाई करते वक्त जीएसटी का अमाउंट कई बार आपके वैल्यू ऑफ सप्लाई में ही कंसिडर किया हुआ होता है। तो जब ऑलरेडी इंक्लूडेड है जीएसटी उसके अंदर, और हमने एक पॉइंट अच्छे से पढ़ा है कि हमको क्या नहीं करना, हमको वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर क्या नहीं चाहिए, जीएसटी का अमाउंट नहीं चाहिए। इसका मतलब मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा बैक कैलकुलेशन। वो कैसे होता है कि अगर मेरा नॉर्मल वैल्यू 100 है,
तो आफ्टर टैक्स मेरी वैल्यू कितनी निकल गई 118। तो यहाँ पे अगर मेरी आफ्टर टैक्स वैल्यू क्या है 3 लाख है, तो मेरा नॉर्मल कितना होता? तो याद है आप ऐसे ही एक यूनिटरी मेथड लगा के क्या करेंगे सॉल्व करेंगे कि विदाउट इंक्लूडिंग जीएसटी आपका एक्चुअल वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या है। तो विदाउट इंक्लूडिंग जीएसटी आपका एक्चुअल वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या है? चलो मुझे भी कैलकुलेट करना पड़ेगा एंड आई डोंट हैव कैलसी राइट नाउ, तो मैं फोन यूज कर रही हूँ। ठीक है, तो ये हो गया मेरा 3 लाख डिवाइड बाय 118 इंटू 100। ये निकल गया मैम आपका 2,54,000। 2 लाख कहाँ गई मेरी पेंसिल? हाँ, 2,54,237। तो ये वैल्यू निकल के आ गया मैम आपका 2,54,237। ये विदाउट इंक्लूडिंग जीएसटी आपकी वैल्यू है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है मैम कि जीएसटी हटाने के बाद भी जो वैल्यू है 2,50,000 से अबाव आ रही है। तो यस मैम, यहाँ पे आप जीएसटी अब सोच सकते हैं क्या कि यहाँ पे आप टीडीएस डिडक्ट करेंगे और यहाँ पे अब क्या होगा आपका टीडीएस का डिडक्शन आएगा। आर यू गेटिंग दैट? क्या ये बात समझ में आई? क्योंकि ये अभी भी 2,50,000 से अबाव है, तो यस ये कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इज मोर देन 2,50,000। तो इसके ऊपर अब आप क्या करेंगे 2% के रेट से क्या करेंगे जीएसटी डिडक्ट करेंगे, टीडीएस डिडक्ट करेंगे। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो अमाउंट है हमारा इतना है, इसके ऊपर 2% से क्या हो जाएगा, मेरा टैक्स डिडक्शन एट सोर्स हो जाएगा। ऑल्दो जब आप क्या करेंगे 3 लाख में से आप 237 माइनस करेंगे, आपको पता चलेगा एक्चुअल ओवरऑल टैक्स का अमाउंट कितना है। लेकिन उस टैक्स के अमाउंट में आपका टीडीएस कितना आ रहा है वो देख लें अपन। तो चलो ये भी कर लेते हैं। दिस माइनस 3 लाख, तो मेरा एक्चुअल टैक्स का अमाउंट आया 45,763, मैंने राउंड ऑफ करा है। और टीडीएस मैम कितना आएगा? टीडीएस आएगा 254,237 का 2% अगर मैं करती हूँ तो मेरा टीडीएस आ जाएगा 5085। क्या ये बात समझ में आई? तो ओवरऑल टैक्स अमाउंट मेरा कितना था? ओवरऑल टैक्स अमाउंट जो 3 लाख के अंदर इंक्लूडेड था वो इतना था, लेकिन उसका टीडीएस कितना हुआ, टैक्स डिडक्शन कितना हुआ 5085। तो आपको एमसीक्यू में एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि टीडीएस का अमाउंट निकालो। ये आ सकता है कि ओवरऑल टैक्स कितना था, वो निकाल सकते हैं आप। ये आ सकता है कि एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कितने की थी। तो ये जो हमने यहाँ पे पूरा कैलकुलेशन किया है, ये एमसीक्यू में भी आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन अब अगर हम सपोज करो इंस्टेड ऑफ 3 लाख, भी आपने ये एग्जांपल लिया 3 लाख माना, अब हम क्या करते हैं इसको एग्जांपल को चेंज कर देते हैं और एक केस 2 बना देते हैं और यहाँ पे बोल रहे हैं केस 2, suppose instead of 3 lakh in the above mentioned question, the value have been 2,70,000। अब क्या बोल रहे हैं, सपोज करो ये 3,80,000 की जगह 2,70,000 वैल्यू होती, तो अगेन मुझे क्या करना था, ये जो 2,70,000 की वैल्यू है इसमें भी मेरा क्या है जीएसटी इंक्लूडेड है। ठीक है, तो ये 2,70,000 में सपोज करो वही 18% मेरा जीएसटी इंक्लूडेड है। मैं एक बार बैक कैलकुलेशन कर लूं, और बैक कैलकुलेशन करके देखा कि अब वैल्यू आ रही है 2,28,800। अब वैल्यू कितनी आ रही है, 2,22,800 की वैल्यू आ रही है समथिंग। मैम ये तो अब हो गया 2,50,000 से कम। तो अब इस केस में अब जीएसटी तो लगाएंगे, लेकिन टीडीएस का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं करने वाले हैं। तो यहाँ पे आ जाए हम वापस। अब इस केस को भी आप सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, वैल्यू कैलकुलेशन कर रहे हैं, वैल्यू विदाउट इंक्लूजन ऑफ जीएसटी कितना हुआ मैम, 2,70,000 है। इसको अगर आप इसमें से जीएसटी का अमाउंट हटाते हैं, कुछ आ रहा है मैम 2 लाख
28,813 ऐसा समथिंग कुछ आ रहा है और ये तो मैम दिस अमाउंट इज लेस देन 2,50,000 here in the above mentioned case the value is less than 2,50,000 therefore there is no concept of TDS. Hello. हम्म, बोलो छोटी नहीं अभी खाऊं अरे सो गई थी बहुत ज्यादा नींद आ रही हाँ खा लिया किसी को नहीं सबकी दोनों मिल के थोड़ी कम लग रही पर टेस्ट ठीक है ना
चलो, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पे तो अब टीडीएस का कॉन्सेप्ट ही नहीं आने वाला। तो अभी तक हमने टैक्स डिडक्शन एट सोर्स में पहली चीज क्या समझी कि जब भी एक कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू दैट इज टैक्सेबल वैल्यू ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट इज मोर देन 2,50,000 और सामने वाला एक स्पेसिफाइड रिसिपिएंट है तो 2% पे टीडीएस डिडक्ट होगा, डिपेंड्स इंटर या इंट्रास्टेट कॉन्सेप्ट। अगर आपकी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू में जीएसटी इंक्लूड किया है तो आप उस कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू के जीएसटी को इंक्लूसिव नहीं लेंगे, आपको प्योर कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है और उसके ऊपर आपको टीडीएस एप्लीकेबल करना होगा। क्या ये पॉइंट समझ में आ गया? देन एक और चीज है जो अब हमको समझनी है, कई बार क्या होता है हम एग्जेम्प्ट सप्लाई भी करते हैं और साथ साथ में टैक्सेबल सप्लाई भी करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल जैसे मेरे पास अभी क्या है, यहाँ पे फोन है एक, ठीक है, ये 2, ठीक है, ये फ़ोन ले लिया और मैं क्या ले सकती हूँ जो एग्ज़ेम्प्ट हो सकता है? सपोज़ करो मेरे पास कोई बुक है यहाँ पे, ठीक है? आई हैव दैट। तो हमारे पास ये बुक है, ठीक है? तो हमने क्या किया, ये बुक ली, ये फ़ोन लिया, ये सारी चीज़ें ली और इसकी ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कितनी है? ओवरऑल 3 लाख इज़ द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। ये रहा फ़ोन, ये रहा ये, इसका ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कितना है? 3 लाख। बट द बुक इज़ exempt, बुक exempt है। तो हमने क्या बोला, टैक्सेबल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू शुड बी मोर देन 2,50,000 जो हमारी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू दैट टैक्सेबल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू शुड बी मोर देन 2,50,000। अब इसका एक एग्जांपल ले लें। व्हेन taxable as well as exempt goods or services are provided together and the contract value exceeds 2,50,000, in such a case, always check taxable goods or service contract value for the applicability of TDS. चलो, अब इसका मतलब क्या है? देखो, इसका मतलब ये है, सपोज करो आपकी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कितनी है? सपोज योर कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इज 3 लाख, जैसा मैंने बोला कि ओवरऑल तो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 3 लाख रुपीज है। तो ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू सपोज करो कितना है? 3 लाख। इट इज द ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, ठीक है। बट इस ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू में क्या है? केस नंबर 1, सपोज करो 2,70,000 टैक्सेबल गुड्स है। ये क्या है? टैक्सेबल गुड्स। और बचा हुआ 30,000 क्या है? एग्जेम्प्ट। तो इसका मतलब अभी क्या है इस केस में यस द वैल्यू एक्सीड 2,50,000, तो यहाँ टीडीएस का कॉन्सेप्ट आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे इसकी जगह ऐसा होता, मैम 2,40,000 हो जाता मेरा टैक्सेबल गुड्स, तब क्या करते? तो ऑब्वियसली 60,000 आपका एग्जेम्प्ट होता है यहाँ पे और यहाँ पे टीडीएस का कोई कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं होता। यहाँ टीडीएस होता, यस। क्या यहाँ पे टीडीएस होता? नो। यहाँ पे टीडीएस होता 2,70,000 पे और यहाँ पे टीडीएस ही नहीं है तो मेरी बात ही नहीं आती क्योंकि टैक्स तो वहीं लगेगा जहाँ पे टैक्सेबल गुड्स है, एग्जाम गुड्स पे थोड़ी ना टैक्स लगता है। क्या ये बात समझ में आई? तो ये था मेरा पॉइंट नंबर 1, जब हम क्या कैलकुलेट करते हैं कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, और ये था मेरा पॉइंट नंबर 2 जब हम क्या करते हैं कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। कहाँ गया? ये रहा मेरा पॉइंट 1 और ये रहा मेरा पॉइंट नंबर 2। अब मैं 1 एंड 2 को मिक्स करके एक आपको एग्जांपल दे रही हूँ। पॉइंट 1 एंड 2 टेकन टुगेदर, इन दोनों को लेके अब हम एक एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं। सपोज मिस्टर एक्स सप्लाई गुड्स taxable as well as exemptable for a consideration of
4 lakh rupees. In the above transaction, value of taxable goods is 2,80,000 and value of exempt goods is 1,20,000. The entire value is inclusive of GST at the rate of 18%. Find out taxability of whether provisions of TDS applicable or not. ठीक है? अब हुआ क्या? मैम अगेन हमारा ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है, मैं टैक्सेबल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू नहीं बोल रही हूँ। कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 4 लाख है, ठीक है? लेकिन इस 4 लाख में मैम टैक्सेबल वैल्यू कितनी है? टैक्सेबल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू आ रही है हमारी 2,80,000। एग्जेम्प्ट कितना आ रहा है? एग्जेम्प्ट इज कमिंग टू बी 1,20,000। करेक्ट? अब ये जो टोटल वैल्यू है, टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू दैट इज 2,80,000 एंड एग्जेम्प्ट वैल्यू 1,20,000। इस पे तो किसी भी सूरत में मैम टीडीएस का कॉन्सेप्ट आ ही नहीं सकता है, क्योंकि जहाँ टैक्स ही नहीं लगता वहां पे टैक्स डिडक्शन क्यों करेंगे? यहाँ पे 2,80,000। अब आपने बोला मैम ये जो 2,80,000 है इट इज व्हाट इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। यहाँ पे क्या है मैम? जीएसटी इंक्लूडेड है, तो मैम इसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी करना पड़ेगा। हाँ जी बिल्कुल। तो एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी करने के लिए आप फिर से कौन सा फंडा अप्लाई करेंगे? 2,80,000 डिवाइड बाय 118 इंटू 100। अब ये वैल्यू कितनी आती है? 2,80,000 एक बार करके देख लेते हैं अपन। 2,80,000 डिवाइड बाय 118 इंटू 100, तो ये कुछ आता है आपका 2,37,288। अब ये क्या हो गया? विदाउट इंक्लूजन ऑफ जीएसटी, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू जो मैं जीएसटी के लिए लेती हूँ उसमें मुझे जीएसटी का कंपोनेंट नहीं लेना है, तो मैंने जीएसटी के कंपोनेंट को हटाया, तो इसकी वैल्यू सिर्फ 2,37,000 है। इसका मतलब इट इज लेस देन 2,50,000। तो यहाँ पे इन द अबाउ मेंशन केस देयर वुड बी नो कॉन्सेप्ट ऑफ टीडीएस। यहाँ पे टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। ये जो मैं जितने भी आपके लिए एग्जाम्पल ले रही हूँ, मेरी बात समझो, दिस एग्जाम्पल्स यू विल फाइंड इन योर क्वेश्चन। ये सारी चीजें आपको आपके क्वेश्चन में मिलने वाली है। तो ये जो मैंने अभी आपको करवाया ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन डिस्कशन ही चल रहा है हमारा, ठीक है? तो अब तक हमने जो पढ़ा उसको अगर हम कंसाइज करें तो मतलब ये है कि जब भी मैम कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, टैक्सेबल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 2,50,000 के अबाव जाती है, हमें 2% से टीडीएस डिडक्ट करना है, इंटर और इंट्रा एज द केस में बी, बट डिडक्ट करने वाला एक स्पेसिफाइड रिसिपिएंट होना चाहिए, और ये जो स्पेसिफाइड रिसिपिएंट है उसे मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू निकालते वक्त हमें ध्यान रखना है, अगर इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है तो जीएसटी का कंपोनेंट विल नॉट बी काउंटेड इन द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। सेकंड, हमको ये चीज देखनी होगी इन द जीएसटी का ये कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू में कि अगर हमने एग्जेम्प्ट एंड टैक्सेबल दोनों को दिया है, तो भले ही कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू आपकी 2,50,000 से अबाव जा रही हो, लेकिन हमें टैक्सेबल गुड्स की कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू चेक करनी पड़ेगी, जो हमने पॉइंट नंबर 2 में देखा। हाँ, अगर ये जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है मैम इसमें इंक्लूसिव ऑफ टैक्स है, तो हमें फिर पॉइंट 1 और 2 को जो हमने मर्ज करके देखा था कि इंक्लूसिव ऑफ टैक्स है, तो हमें फिर से एक बार क्या करना पड़ेगा? टैक्स कंपोनेंट हटाना होगा, टैक्सेबल गुड्स में से फिर देखना होगा टीडीएस का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है या नहीं। अब एक चीज और टीडीएस का कॉन्सेप्ट अप्लाई करने के लिए, दैट वुड बी माय पॉइंट नंबर 3। अब ये पॉइंट नंबर 3 क्या है मैम? ये पॉइंट नंबर 3 बोलता है कि आप ये चेक करेंगे टीडीएस का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है या नहीं इनवॉइस के बेसिस पे।
आप देखेंगे आपका इनवॉइस में अगर टैक्सेबल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इज ग्रेटर देन 2,50,000 तो कंफर्म है टीडीएस तो लगेगा। लेकिन टीडीएस किस अमाउंट पे डिडक्ट होगा वो डिपेंड करता है कि पेमेंट कितना ड्यू है। क्या कह रहे हो मैम? पहले लिख लेते हैं फिर समझ लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। In order to check whether TDS is applicable or not, always check taxable contract value. Should exist, it should exceed 2,50,000. However, this is just to check the applicability of TDS. The amount on which tax have to be deducted is the amount of payment due or paid. अब ये क्या है? देखो, भले ही आपका एक इनवॉइस बना, जैसे हमारे केस में हमारा इनवॉइस कितने का बना था? हमारा जो केस था, हमारे केस में इनवॉइस बना था 7 लाख रुपीस का, राइट? ये रहा मेरा इनवॉइस, हमारे केस में हमारा जो इनवॉइस बना था, इट वाज़ ऑफ 7 लाख रुपीस। लेकिन ऑब्वियसली ये बंदा एक साथ थोड़ी ना 7 लाख रुपीस दे रहा है, हम ये इंस्टॉलमेंट में दे रहे हैं। फर्स्ट ये देंगे 2 लाख रुपीस, देन सेकंड ये देंगे फिर हमको 3 लाख रुपीस और फिर थर्ड मैम सपोज करो ये दे देंगे हमको। अभी मैं सिर्फ वैल्यू ऑफ सप्लाई पे चल रही हूँ, मैं जीएसटी के कॉन्सेप्ट ये जीएसटी के फिगर्स को भी जानबूझ के कंसिडर नहीं कर रही हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है 2 लाख 3 लाख और ये हो गया फिर से ये देंगे 2 लाख। हम जीएसटी के फिगर को क्यों कंसीडर नहीं किया यार? यार कॉन्ट्रैक्ट टीडीएस निकालने के लिए हम जीएसटी के फिगर्स को काउंट नहीं करते हैं, तो मुझे एनीवेज ही 7 लाख का ही बाइफरकेशन देखना है। तो मैम पहली बार में वो दे रहे हैं 2 लाख रुपीस मतलब इतना पेमेंट मिलने वाला है। पहली बार जो आपका 2% होगा वो इसके ऊपर ही होगा, दैट इज द अमाउंट ड्यू। सेकेंड टाइम आपको जितना पेमेंट मिलेगा उस पे 2% डिडक्ट होगा, थर्ड टाइम जितना पेमेंट मिलेगा उसके ऊपर आपका क्या होगा 2% डिडक्ट होगा। तो चेक करना है टीडीएस लगेगा या नहीं बेस्ड ऑन द इनवॉइस। या टैक्सेबल वैल्यू 2,50,000 से ज्यादा है, लेकिन अब हम टीडीएस किस पे डिडक्ट करेंगे? जितना पेमेंट हमारा ड्यू हुआ है उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे? टीडीएस का डिडक्शन करेंगे। अंडरस्टूड? चलो अब हम आ जाते हैं, ये सारे पॉइंट्स हमने कर लिए। अब मुझे सिर्फ आपको छोटी-छोटी सी चीजें बतानी है नेक्स्ट 10 मिनट्स और हमारा टीडीएस का कॉन्सेप्ट क्लोजर पे आ जाएगा। अब इसके बाद एक क्वेश्चन जो एक ही क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा है इन योर स्टडी मटेरियल और ये सीए फाइनल हो या सीए इंटर दोनों को ये वाले छोटे-छोटे कॉन्सेप्ट्स एप्लीकेबल है। वो एक फ्लैज में क्वेश्चन करवाऊँगी। उसमें आपको यही सारी चीजें जो मैंने एग्जांपल दी वही सब आपको एप्लीकेबल है, कुछ अलग नहीं है। मैंने बोला था टीडीएस उसी को डिडक्ट करना है जो एक स्पेसिफाइड रेसिपिएंट होगा। तो मैम हु वुड बी द स्पेसिफाइड रेसिपिएंट? हमारे लिए हमारा स्पेसिफाइड रेसिपिएंट कौन होगा? तो चलो देखते हैं कि स्पेसिफाइड रेसिपिएंट कौन होते हैं। स्पेसिफाइड रेसिपिएंट का मतलब है, यहीं पे मैं एक काम करती हूँ, डिक्टेट करती हूँ, लिखती हूँ। स्पेसिफाइड रेसिपिएंट गवर्नमेंट एजेंसी, सोसाइटी established अंडर द लॉ ऑफ पार्लियामेंट, company established by central or state government or having involvement of government, government establishment, public sector undertaking। तो बेसिकली ये स्पेसिफाइड रेसिपिएंट कौन है? स्पेसिफाइड रेसिपिएंट वो है जहाँ कहीं ना कहीं आपको गवर्नमेंट दिख रहा होगा कि देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ गवर्नमेंट ओवर हियर। देखो कौन कौन है? हो सकता है मैम
सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट हो, लोकल अथॉरिटी हो, गवर्नमेंट एजेंसी हो या फिर पार्लियामेंट में सेटअप है, स्टेट लेजिस्लेचर ने सेटअप किया है, कंपनी जिसमें पार्टिसिपेशन गवर्नमेंट का 51% से ज़्यादा है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या फिर कोई सोसाइटी और गवर्नमेंट ने एस्टेब्लिश की हो। ये रटने की ज़रूरत नहीं है, आपको इवेंचुअली ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि दे आर टॉकिंग अबाउट कि गवर्नमेंट या तो गवर्नमेंट की कंपनी या पीएसयू या फिर आपका सोसाइटी या फिर ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन जिसमें 51% से ज़्यादा गवर्नमेंट की होल्डिंग है, तो यहाँ पे एक तरह से गवर्नमेंट ये रेसिपिएंट को अगर सर्विसेज़ मिलती हैं, किसी सप्लायर ने 2,50,000 से ज़्यादा की अगर सर्विसेज़ दी हैं, टैक्सेबल नेचर की या गुड्स दिए हैं, तो इन लोगों को क्या करना पड़ेगा? टैक्स डिडक्शन एट सोर्स करना पड़ेगा, आपको जेल में आना पड़ेगा, जेल का पानी पीना पड़ेगा, ठीक है? ठीक है मैम। बट ऐसा कब होगा कि व्हेन दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस, जब ये लोग आपस में कोई ट्रांजैक्शन करते हैं ना, ये इसको दे रहा है, ये इसको सर्विस दे रहा है, मतलब नोटिफाइड पर्सन जब आपस में कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तब कोई टैक्स डिडक्शन एट सोर्स नहीं होता। तो व्हेन अ नोटिफाइड पर्सन डज द ट्रांजैक्शन, कोई भी ट्रांजैक्शन अगर नोटिफाइड पर्सन कर रहा है, आपस में नोटिफाइड पर्सन सारे ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ टीडीएस, तब टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। या फिर रिसिपिएंट नोटिफाइड पर्सन ही नहीं है, वो भी उसको टीडीएस का कॉन्सेप्ट ही एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि रिसिपिएंट या तो क्या होना चाहिए, नोटिफाइड पर्सन होना चाहिए, या फिर अगर रिसिपिएंट आपस में ही क्या कर रहे, खेल रहे हैं, आपस में ट्रांजैक्शन कर रहे, तो भी टैक्स का क्या नहीं आता है, कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं होता है। तो यहाँ पे हम लिख लें एक्सेप्शन थोड़ा सा, द कॉन्सेप्ट ऑफ टीडीएस विल नॉट बी एप्लीकेबल where the transaction is between notified person. Also, the concept of TDS will not be applicable if the recipient is not specified recipient. अगर कोई और है, जैसे मैं हूँ, मेरे को किसी ने 3 लाख रुपीस का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, मैंने उसको पेमेंट की, आई एम नॉट रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस क्योंकि मैं स्पेसिफाइड रेसिपिएंट में काउंट ही नहीं होती हूँ। अंडरस्टूड? मैम ऐसे कौन से केसेस हैं जब टीडीएस का कॉन्सेप्ट ही नहीं आ सकता? वो कौन-कौन से केसेस हैं मैम जब टैक्स डिडक्शन एट सोर्स का हमें कॉन्सेप्ट ही देखने को नहीं मिलेगा? तो जब आपको टैक्स डिडक्शन एट सोर्स का कॉन्सेप्ट देखने को नहीं मिलेगा, उसकी सबसे पहली चीज़ क्या है? यार अगर वो सप्लाई ही एग्जेम्प्ट है, जब वो सप्लाई ही एग्जेम्प्ट है तो तुम कैसे टैक्स डिडक्शन एट सोर्स करोगे? या फिर वो सप्लाई शेड्यूल 3 में कवर होता है, नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस, या फिर जो गुड्स आपने सप्लाई किए हैं सप्लायर ने और रिसिपिएंट जो गुड्स ले रहा है, उस पे अभी जीएसटी डेफर करके रखा है, या फिर रिसिपिएंट को खुद पूरा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स पे करना होता है, तो व्हेन रिसिपिएंट इज रिक्वायर्ड टू पे द टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, खुद से भी बेचारे को पूरा की पूरा पेमेंट करना है, देन आल्सो दिस इज द केस व्हेन नो टीडीएस विल बी एप्लीकेबल। डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है तो नथिंग अप्लाइज टू द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, या तो मैम एग्जाम सप्लाई है या फिर डेफर्ड है अभी यहाँ पे जीएसटी, या फिर मैम क्या है शेड्यूल 3 में कवरेज आता है, या फिर खुद रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में हमको पूरा पेमेंट करना है, दैट इज रेसिपिएंट को, और या फिर मैम क्या है डिफेंस मिनिस्ट्री है तो डिफेंस मिनिस्ट्री के केस में भी देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। मैम जब जीएसटी आया था, जीएसटी के आने से पहले इनवॉइस बन चुका है, भले ही पेमेंट बाद में मिली, या टीडीएस का कॉन्सेप्ट आने से पहले ही मेरा इनवॉइस बन चुका है, पेमेंट मुझे बाद में मिल रहा है, तो इन बोथ द केसेस क्योंकि इनवॉइस पहले आपका बन चुका है, टीडीएस के पहले या जीएसटी के पहले, और पेमेंट आपको बाद में आ रहा है, इन बोथ द केसेस यू वुड नॉट अप्लाई टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। कहाँ लिखा है मैम? ये रहा। तब कोई टीडीएस नहीं आएगा, नहीं आएगा अगर क्या है एग्जेम्प्ट सप्लाई है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रिलेटेड सप्लाई है, या फिर जो टैक्सेबल वैल्यू वो 2,50,000 से कम है या इक्वल टू 2,50,000 है, या तो गुड्स पे जीएसटी ही नहीं लगता, या फिर टीडीएस आने से पहले ही क्या हो गया इनवॉइस बन गया है लेकिन पेमेंट बाद में हुआ है, या फिर शेड्यूल 3 में कवरेज है आपके ट्रांजैक्शन का,
या फिर जीएसटी आने के पहले, ये एक चीज थी, जीएसटी आने के पहले ये चीज है। टीडीएस का कॉन्सेप्ट आने से पहले इनवॉइस इशू हो गया, सप्लाई आपको क्या मिला है, पेमेंट आपको बाद में मिला है, ठीक है। देन इसके बाद मैम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में पूरा पेमेंट करना हो, या फिर पेमेंट टू अनरजिस्टर्ड सप्लायर। मैम अनरजिस्टर्ड सप्लायर को पेमेंट कर रहे हैं, याद करो अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है तो वो टैक्स ही चार्ज नहीं कर सकता। तो जब वो टैक्स चार्ज नहीं कर सकता तो टीडीएस का कॉन्सेप्ट कैसे आएगा, तो सामने वाले का रजिस्टर्ड होना भी जरूरी है। अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है तो ही हैज नो राइट टू चार्ज जीएसटी, और जीएसटी चार्ज नहीं होगा तो टीडीएस कैसे आएगा। एंड पेमेंट ऑफ सेस, या फिर आप क्या कर रहे हो, सेस पेमेंट कर रहे हो, सेस इज नॉट पेमेंट टू पेमेंट टू सेस कंपोनेंट। सेस कंपोनेंट क्या होता है ये हम समझेंगे। सेस कंपोनेंट इज कैसा है कि जीएसटी अब हो गया है डेस्टिनेशन बेस्ड, पहले जीएसटी था ओरिजिन बेस्ड टैक्स, जीएसटी अब क्या हो गया, डेस्टिनेशन बेस्ड है। पहले जीएसटी ओरिजिन बेस्ड टैक्स था। मतलब क्या है मैम, पहले जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती थी ना जिस स्टेट में, उस स्टेट को जीएसटी लेने का राइट होता था कि इसमें यहाँ मैंने मैन्युफैक्चर किया है, और मैन्युफैक्चरिंग स्टेट में जो भी सामान बेचा गया है उधर जो जीएसटी कलेक्ट हुआ है वो राइट किसका है, उस स्टेट का है जिस स्टेट में ये मैन्युफैक्चरिंग हुई है, जहाँ पे ये प्रोडक्ट ओरिजिन हुआ है। बट जीएसटी आने से बोला है जहां ये गुड्स कंज्यूम होंगे उस स्टेट का राइट है उस जीएसटी को रखने का। तो अब जो मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स है उनको हो गया लॉस जीएसटी आने से, इसलिए जब जीएसटी आ रहा था ये लोग हाँ भी नहीं कर रहे थे कि जीएसटी लाओ, क्योंकि ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स पे जा रहा था। तो ऑब्वियसली उस स्टेट को तो लॉस हो रहा है जो स्टेट मैन्युफैक्चरिंग में आती है। तो गवर्नमेंट ने बोला कि आपको सेस मिलेगा, आपको क्या मिलेगा, सेस मिलेगा, दैट इज आपको कंपनसेशन मिलेगा। तो इनको ये जो कंपनसेशन वगैरह मिलता है ना, ये कंपनसेशन सेस जो होता है इसके ऊपर कोई टीडीएस का कॉन्सेप्ट नहीं है। ऑल्दो ये हम अभी चैप्टर नंबर 1 में फिर से डिस्कस करेंगे इसको अच्छे से। बट जब भी मैन्युफैक्चरिंग से क्या हुआ है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स हुआ है, ओरिजिन टू डेस्टिनेशन। तो जिन जिन स्टेट को ये ओरिजिन से डेस्टिनेशन चेंज होने के कारण लॉसेस हुए तो गवर्नमेंट उनको सेस प्रोवाइड करती है, और इस सेस पे टीडीएस का कोई कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं होता है। अब जो भी मैम टीडीएस डिडक्ट करेगा, कब पे करना है उसको, उसे पे करना है विद इन 10 डेज ऑफ द एंड ऑफ द मंथ। अगर इस मंथ में आपने डिडक्ट किया तो नेक्स्ट मंथ की 10th डेज तक आपको क्या कर देना है, अकाउंट में डिपॉजिट कर देना है। जो भी टीडीएस डिडक्ट हुआ है, रिसिपिएंट ने क्या किया, टीडीएस डिडक्ट किया और डिडक्ट करके क्या कर दिया, गवर्नमेंट को पे कर दिया। तो इस सप्लायर को वो कहाँ पे मेंशन मिलेगा कि भाई उसके नाम से टीडीएस ऑलरेडी डिडक्ट होके पेमेंट हो चुका है टैक्स। तो देखो रिसिपिएंट क्या करता है, रिसिपिएंट तो टैक्स डिडक्ट कर लेगा, डिडक्ट करके कहाँ पे करेगा, गवर्नमेंट को पे करेगा। तो सप्लायर को उसका वो टैक्स कहाँ पे दिखेगा कि भैया पे हो गया है, तो ई कैश लेजर है, ई कैश लेजर में सप्लायर देख सकता है कि उसका टैक्स जो है, रिसिपिएंट ने जो टैक्स डिडक्ट किया था वो पे हो चुका है उतना ही। अब जब-जब रिसिपिएंट टैक्स डिडक्ट करेगा उसको एक सर्टिफिकेट भी सप्लायर को इश्यू करना होगा, और अगर वो टाइम पे सर्टिफिकेट इश्यू नहीं करते, उससे वैसे तो डिडक्शन के 5 डेज के अंदर ये सर्टिफिकेट इश्यू करना कंपल्सरी, बताना होगा कि कितना टैक्स उसने डिडक्ट किया है, सर्टिफाई करना होगा कि हाँ मैंने टैक्स डिडक्ट किया है, और 5 डेज के अंदर ये सर्टिफिकेट इश्यू होना चाहिए। नहीं होता तो पर डे 100 रुपीज की फीस लगेगी, मैक्सिमम 5000 तक। मतलब 10 दिन अगर आपने यही गड़बड़ की, 1000 or 5000 whichever is 10 दिन, 10 दिन आपने 10 डेज लेट किया तो 10 डेज का कितना हो जाएगा, 1000। मैक्सिमम कितना है, 5000, बट मैम हमने गलती तो सिर्फ 10 दिन की है। 20 डेज गलती हुई 2000 आपको लगेगा, 30 डेज 3000 लगेगा, 40 डेज 4000 लगेगा, 50 डेज 5000 लगेगा, 60 डेज 5000 ही पेनल्टी रहेगी, क्योंकि मैक्सिमम पेनल्टी इज 5000। तो आप 5000 के अबाव पेनल्टी नहीं लगा सकते फॉर नॉन इशुएंस ऑफ द क्रेडिट सर्टिफिकेट, टीडीएस सर्टिफिकेट। अंडरस्टूड। अभी तक हमने क्या-क्या किया? हमने बोला कि रिसिपिएंट को ही टैक्स डिडक्शन करना है, वो अगर स्पेसिफाइड रिसिपिएंट है एट द रेट ऑफ 2%, बट कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू शुड नॉट इंक्लूड जीएसटी। और आप देखेंगे तो सही टीडीएस एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा इनवॉइस के बेसिस पे, बट एक्चुअल में टीडीएस किस अमाउंट पे डिडक्ट होता है, कितना अमाउंट क्रेडिट किया गया, पे किया गया सप्लायर को, उसके हिसाब से हम टीडीएस का डिडक्शन करते हैं। जब आपस में ये लोग क्या कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा।
अगर ट्रांजैक्शन शेड्यूल 3 में आता है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में आता है, एग्जेम्प्ट सप्लाई है, नाइदर शेड्यूल 3 हो गया, एग्जेम्प्ट सप्लाई है, आरसीएम वाला सप्लाई है, या फिर एक अनरजिस्टर्ड पर्सन को पेमेंट हुआ है, या फिर डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से रिलेटेड सप्लाई है, ऐसे केस में मैम टीडीएस का कॉन्सेप्ट ही एप्लीकेबल नहीं है। या फिर जीएसटी आने से पहले इनवॉइस बना या टीडीएस का कॉन्सेप्ट आने से पहले इनवॉइस बना, पेमेंट बाद में हुआ है, इन दैट केस आल्सो द टीडीएस का कॉन्सेप्ट इज नॉट एप्लीकेबल। अब एक चीज मैं और बता रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट यही है कि कब टीडीएस का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं होता। तो टीडीएस का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल तब नहीं होता जब आपका सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई एक ही जगह पे, दैट इज एन इंट्रा स्टेट सप्लाई। सप्लायर वही है, प्लेस ऑफ सप्लाई वही है। मैम इंटर स्टेट में देखते हैं लोकेशन ऑफ द सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई एक ही स्टेट आता है तो वो इंट्रा स्टेट कहलाता है। लेकिन अगर आपका रिसिपिएंट एक स्टेट में नहीं है, उस स्टेट में नहीं है, रिसिपिएंट किसी और जगह पे है, तो ये वो केस है जब सप्लायर एक जगह है, प्लेस ऑफ सप्लाई उसी जगह है, लेकिन रिसिपिएंट कहीं बाहर चला जाता है, किसी और स्टेट में है, तो टीडीएस का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। इसके अलावा आपका चाहे इंटर स्टेट सप्लाई हो, इंट्रा स्टेट सप्लाई हो, इंट्रा स्टेट सप्लाई मतलब लोकेशन ऑफ सप्लायर भी वहीं, प्लेस ऑफ सप्लाई भी वहीं, और हो सकता है रिसिपिएंट भी हमारा वहीं की वहीं है। इंट्रा स्टेट सप्लाई है। सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई अलग-अलग जगह पे है, लेकिन मेरा रिसिपिएंट जो है, रिसिपिएंट इन दोनों स्टेट में से ही कहीं पे है, तो भी मेरा क्या हो जाएगा, आईजीएसटी का सप्लाई हो जाएगा। लेकिन जब सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई दोनों सेम स्टेट में है, बट रिसिपिएंट अगर मेरा किसी और स्टेट पे जाता है, तब कोई टीडीएस का कॉन्सेप्ट नहीं होगा। मैम ये चीज़ थोड़ा समझना मुश्किल हो रहा है, इसी को हम अभी क्या करते हैं, अब समझ लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने क्या करना है, एक एग्जाम्पल ले लेना है। तो क्या एग्जाम्पल लें हम? पहले मैं थोड़ी-सी ड्राइंग व्राइंग कर लूँ? चलो। तो ये क्या है? देखो मैंने बोला है आपका प्लेस ऑफ सप्लाई एंड लोकेशन ऑफ सप्लायर एक स्टेट में, और जो आपका रिसिपिएंट है, रिसिपिएंट होना चाहिए दूसरे स्टेट में। अगर ऐसा है तो यू वुड नॉट बी इन अ पोजीशन टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ टीडीएस। कैसे? समझो, ये है हमारी रिलायंस कंपनी, ठीक है? तो ये क्या है भाई, हमारी रिलायंस कंपनी। अब रिलायंस कंपनी ने क्या किया, मीटिंग वगैरह ऑर्गेनाइज की, और मीटिंग वगैरह कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुई है, रिलायंस कंपनी सपोज करो कहाँ पे है, मुंबई में है। तो रिलायंस कंपनी का है हमारी मुंबई में। इन्होंने कोई मीटिंग वगैरह या फिर कोई ट्रिप ऑर्गेनाइज की, और ट्रिप कहाँ पे ऑर्गेनाइज की, ये यहाँ पे जामनगर में ऑर्गेनाइज की, और एम्प्लॉई चले गए कहाँ पे, जामनगर। तो गुजरात में क्या हुआ है, गुजरात में कोई ट्रिप वगैरह क्या हुई है, ऑर्गेनाइज हुई है, और हमारे एम्प्लॉइज कहाँ गए, यहाँ पे से उठ के चले गए कहाँ पे, गुजरात चले गए। अब वो वहाँ पे कहाँ रुकेंगे मैम? ऑब्वियसली इन्होंने होटल भी बुक किया होगा अपने एम्प्लॉइज के लिए। हाँ जी मैम, बिल्कुल होटल का क्या किया होगा, रूम वगैरह बुक किया होगा। आप समझो मेरी बात। एक्चुअल में कंसिडरेशन किसने पे किया ये होटल वगैरह के लिए? मैम कंसिडरेशन इज पेड बाय द रेसिपिएंट, जो रेसिपिएंट मुंबई में है, रिलायंस मुंबई में है। लेकिन मैम सप्लायर कहाँ है? ये होटल का सप्लायर गुजरात में है, तो लोकेशन ऑफ सप्लायर गुजरात में है। और हम जानते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर एकोमोडेशन आप लेते हो, ये सारे एम्प्लॉय यहाँ एकोमोडेट करेंगे, रुकेंगे, तो ये जो एकोमोडेशन सर्विसेज है जो आप इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड ले रहे हो, प्लेस ऑफ सप्लाई में हमें पता है क्या होता है, वेयर द इमूवेबल प्रॉपर्टी इज लोकेटेड और इंटेंडेड टू बी लोकेटेड। याद करो वो दिन जब प्लेस ऑफ सप्लाई किया था, तो इसके हिसाब से मैम प्लेस ऑफ सप्लाई भी यहाँ हो गया, लोकेशन ऑफ द सप्लायर भी क्या हो गया, गुजरात हो गया। लेकिन रेसिपिएंट तो कहाँ है, बाहर है, तो यहाँ पे टीडीएस का कॉन्सेप्ट नहीं आ सकता। क्यों? इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि देखो, एक्चुअल में ये हो गया इंट्रा स्टेट सप्लाई, है कि नहीं? क्योंकि मैम यहाँ पे लोकेशन ऑफ सप्लायर प्लेस ऑफ सप्लाई एक ही स्टेट है, तो ये इंटर स्टेट सप्लाई। यहाँ मैम डिडक्शन होना चाहिए सीजीएसटी एसजीएसटी का टीडीएस। टीडीएस कैसा डिडक्ट होना चाहिए, सीजीएसटी एसजीएसटी के नाम पे। पर मैम रिसिपिएंट इंडिया यहाँ पे क्या है, दूसरे स्टेट में है। तो जब रिसिपिएंट बाहर है, किसी और स्टेट में है, तो जिस स्टेट में हो, ये उस स्टेट का राइट है कि वो सीजीएसटी एसजीएसटी कलेक्ट करेगा।
अब बाहर की स्टेट में आप सीजीएसटी, आईजीएसटी कलेक्ट नहीं करवा सकते क्योंकि एक स्टेट दूसरे स्टेट को ये पास ऑन नहीं कर पाएगा। क्योंकि जिस स्टेट में हो उसी स्टेट में सीजीएसटी, एसजीएसटी लगता है बट रिसिपिएंट बाहर है। अगर इसने डिडक्ट किया तो भाई ये तो दूसरे स्टेट में होने वाले सप्लाई का डिडक्शन वो यहाँ पे कर रहा है। तो मुंबई स्टेट में क्या होगा या मुंबई स्टेट में थोड़ी ना वो टीडीएस डिपॉजिट कर पाएगा। भैया अगर इसने यहाँ पे क्या किया, इस ट्रांज़ैक्शन पे टैक्स डिडक्ट कर भी लिया, तो रिसिपिएंट उसे कहाँ देगा? मुंबई में। पर मुंबई का तो हक ही नहीं है वो टैक्स लेने का। क्यों हक नहीं है? बिकॉज़ इट इज़ कंजम्पशन बेस्ड टैक्स एंड कंजम्पशन इज़ डन इन गुजरात। तो इसका मतलब यहाँ पे हक सिर्फ गुजरात स्टेट का था, बट गुजरात स्टेट में टीडीएस डिडक्ट होने के लिए रिसिपिएंट गुजरात में होना चाहिए, रिसिपिएंट वहाँ पे है नहीं। तो जब गुजरात स्टेट में टीडीएस डिडक्ट करना है तो या तो रिसिपिएंट यहाँ होता, तो यहाँ डिडक्ट करके क्या करता वो यहीं के यहीं गुजरात में पे कर देता। लेकिन यहाँ पे रिसिपिएंट इंडिया यहाँ पे क्या है रिसिपिएंट गुजरात से बाहर है। अगर वो टीडीएस डिडक्ट कर भी लेगा तो सीजीएसटी, एसजीएसटी का टीडीएस उसको पे करना होगा गुजरात को, जबकि वो है कहाँ पे मुंबई का है। तो वो क्या नहीं कर पाएगा ऐसे टैक्सेस पे नहीं कर पाएगा क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है क्रॉस हो रहा है। मुंबई वाला गुजरात वाली स्टेट के लिए टैक्स नहीं पे कर सकता है क्योंकि यहाँ पे जीएसटी में स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन चलता है बहुत सारी चीजें। इस रीजन से बोलते हैं जब लोकेशन एंड प्लेस ऑफ सप्लाई एक ही जगह है और रिसिपिएंट किसी और जगह है क्योंकि रिसिपिएंट को ही तो टैक्स डिडक्शन करना है। इन सच अ केस हम क्या बोल रहे हैं कि टीडीएस का कॉन्सेप्ट ही एप्लीकेबल नहीं होने वाला है। अंडरस्टूड? चलो। So with this, we have completed all the provisions of your TDS concept. तो TDS के कॉन्सेप्ट का मैं एक ही क्वेश्चन आपको डायरेक्टली बता रही हूँ और वो क्वेश्चन में आप इतना याद रखना कई बार आपको दिखेगा एग्जाम सप्लाई तो अभी एग्जामेशन चैप्टर हमारा हुआ नहीं है बट आपको समझना पड़ेगा कि अगर एग्जाम सप्लाई दिया तो टीडीएस का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं है। अगर आपको ये वाला भी उसमें क्वेश्चन मिलेगा कि लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई एक स्टेट में रिसिपिएंट दूसरे स्टेट में है तब भी आप क्या नहीं कर सकते यू कैन नॉट अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ टीडीएस। फिर आपको साथ ही साथ क्या मिलेगा देखो ये लाइव क्लास में हम कर चुके हैं तो ये एक ही क्वेश्चन है एमटीपी आरटीपी का ये आपको करना है। इस एमटीपी आरटीपी के क्वेश्चन में ये जो एमटीपी आरटीपी का एक लौता क्वेश्चन है जिसमें बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट दिए इसमें बोला है सप्लायर दिल्ली रजिस्टर्ड है, ठीक है? और सेक्शन 51 अप्लाई करना है या नहीं आप चेक करो। इन्होंने देखो दिया है कि पेमेंट कब-कब ड्यू होता है और ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू जिसमें जीएसटी इंक्लूडेड है वो कितनी है। तो जब वो खुद बोल रहा है इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी आपकी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कितनी है? 2,60,000 पहले तो मुझे देखना पड़ेगा कि इस जीएसटी के कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू में जिसमें जीएसटी इंक्लूडेड है मुझे एक्सक्लूसिव करना पड़ेगा और यहाँ पे कि कितना जीएसटी मैम इंक्लूडेड है ऐसा दिया है क्वेश्चन में तो लास्ट में दिया है कि अगर ये आईजीएसटी वाला सप्लाई तो 18% है और सीजीएसटी एसजीएसटी तो 99% है। अब यहाँ आपको ये भी नहीं दिया है कि इंटर स्टेट है या इंटर स्टेट आपको दिमाग लगाना है कि सप्लायर जब दिल्ली में है रेसिपिएंट कोलकाता में है तो ये एक इंटर स्टेट सप्लाई है और इसका मतलब इस पे 18% आईजीएसटी इंक्लूडेड है। आप एक्सक्लूसिव वैल्यू ऑफ सप्लाई कैलकुलेट करेंगे। अब एक्सक्लूसिव वैल्यू ऑफ सप्लाई अगर 2,50,000 से कम आती है या इक्वल टू 2,50,000 आती है तो टीडीएस नहीं लगेगा। लेकिन अगर ये 2,50,000 से ज़्यादा आती है तो टीडीएस का कॉन्सेप्ट लगेगा और जितना पेमेंट ड्यू है उतने पे ही लगेगा। ये अभी हमने एग्जांपल्स किए हैं। पर लिखते वक़्त जो मेन चीज़ है आपको ध्यान रखना है, सेक्शन 51 लिखना कंपल्सरी है। ये पूरा रेट किस रेट से टीडीएस डिडक्ट होता है ये लिखना कंपल्सरी है, किस अमाउंट के बाद टीडीएस डिडक्ट स्टार्ट होगा, किन रिसिपिएंट को टीडीएस का डिडक्शन करना है, इतनी चीज़ें और जब आप कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू निकाल रहे हो उसमें क्या इंक्लूड नहीं होना चाहिए, ये सारी चीज़ें पहले मेंशन करनी होगी। फिर मेंशन करने के बाद जब आप यहाँ पे कैलकुलेशन करने जाएँगे, आप एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी कैलकुलेट करेंगे कि हमको क्या करना है कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू में अभी जीएसटी इंक्लूड है। मुझे कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू से जीएसटी को हटाना होगा और देखना होगा वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना है। तो आपको ये लिखना होगा कि उसके अंदर 18% आईजीएसटी वाला जीएसटी इंक्लूडेड है या फिर सीजीएसटी, एसजीएसटी के नाम से कुछ जीएसटी इंक्लूडेड है।
आर यू गेटिंग? क्योंकि इंटर स्टेट सप्लाई होगा तो आईजीएसटी इंक्लूड होगा वैल्यू ऑफ सप्लाई में, और इंट्रा स्टेट सप्लाई होगा तो सीजीएसटी एसजीएसटी का परसेंटेज इंक्लूडेड होगा। पहले में क्या होगा, 2,60,000 में बोला है कि कोई जीएसटी नहीं लगेगा क्योंकि 2,50,000 क्रॉस नहीं हुआ। दूसरे वाले में सीजीएसटी एसजीएसटी इंक्लूडेड है, फिर भी 2,50,000 से क्रॉस नहीं हो रहा, इसलिए जीएसटी नहीं लगेगा। फिर थर्ड में देखो, इसने बोला है कि हमने जब निकाला विदाउट जीएसटी वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना है, ये 5 लाख है, मतलब 2,50,000 से ज्यादा है। यहाँ पे टीडीएस का कॉन्सेप्ट आएगा, और ये टीडीएस कितने पे लग रहा है, 5 लाख पे नहीं लग रहा है, 25 पे लग रहा है। दैट इज वॉट एवर पेमेंट इज ड्यू, जितना पेमेंट ड्यू है उसके ऊपर टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी आ रही है। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे आईजीएसटी के नाम पर 2% था, अब दूसरे वाले जो इन्होंने एडजस्टमेंट दिया है उसमें सीजीएसटी एसजीएसटी के नाम पे क्या किया है, यस वैल्यू ऑफ सप्लाई 2,50,000 क्रॉस होता है, और एक बार सीजीएसटी एसजीएसटी के नाम का क्या करके रखा है, टीडीएस डिडक्शन करके बताया है। फिर ये वही है कि जब लोकेशन ऑफ द सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई एक स्टेट होती है लेकिन रेसिपिएंट किसी और स्टेट में होता है तो कोई टीडीएस का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। ये सेम क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको एग्जांपल लेके बताया, वो सेम एग्जांपल यहीं पे हमने कॉपी पेस्ट वहां पे अपन ने समझ लिया है। तो जब आप ये क्वेश्चन करोगे तो यू विल फाइंड कि हर चीज हम ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं ड्यूरिंग द लेक्चर। इसीलिए ये डिटेल्ड लेक्चर है, चाहे वो आपको वन डे मैच बोलो इसको, या फिर आप एक डिटेल्ड रिवीजन वीडियो बोलो, जैसा भी आपको लगे आप वैसा बोलो। यहाँ पे ओवरऑल देखो, ये वाला जो ट्रांजैक्शन है ये अभी आपको इसलिए शायद याद नहीं आएगा क्योंकि हमने एग्जाम सप्लाई एग्जाम मेगा एग्जामिशन चैप्टर नहीं किया। जब मेगा एग्जामिशन चैप्टर करोगे तो पता चलेगा सेवेंथ वाला जो चीज है, सेवेंथ पॉइंटर कहता है कि मेगा एग्जामिशन है उस सर्विस के ऊपर, तो टीडीएस का कॉन्सेप्ट ही नहीं आएगा क्योंकि मेगा एग्जाम्ड है। फिर एक लास्ट पॉइंट जो मुझे आपको समझाना है, टीडीएस का कॉन्सेप्ट, चाहे आप एक नॉर्मल रजिस्टर्ड पर्सन हो या फिर आप एक कंपोजिशन स्कीम वाले रजिस्टर्ड पर्सन हो, चाहे आपने रजिस्ट्रेशन कंपोजिशन स्कीम में लिया है, चाहे आपने रजिस्ट्रेशन एक नॉर्मल पर्सन की तरह लिया है, मतलब एक रिसिपिएंट चाहे कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड है या फिर रिसिपिएंट नॉर्मल स्कीम में रजिस्टर्ड है, इन बोथ द केसेस टीडीएस का कॉन्सेप्ट तो उसको फुलफिल करना है अगर वो स्पेसिफाइड रिसिपिएंट की कैटेगरी में आता है तो। अंडरस्टूड? क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब मैम, सप्लायर सप्लायर अगर नॉर्मल रजिस्टर्ड पर्सन है या फिर जो सप्लायर है मेरा कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड है, तो उस पे उसके ऊपर टीडीएस के कॉन्सेप्ट इक्वली एप्लीकेबल होंगे। हाँ, चाहे मेरा सप्लायर कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड हो या फिर मेरा सप्लायर नॉर्मल स्कीम में रजिस्टर्ड हो, वही रजिस्टर्ड तुम कैसे भी हो, टीडीएस का कॉन्सेप्ट तुम्हारे लिए एप्लीकेबल होगा अगर सामने वाला एक स्पेसिफाइड रिसिपिएंट है। तो मेक अ करेक्शन, मैंने अभी क्या बोला, पहले शायद मैंने रिसिपिएंट बोल दिया था, कीवर्ड मैंने रिसिपिएंट बोल दिया था, वो गलत है। आप ये समझो, सप्लायर चाहे नॉर्मल स्कीम में रजिस्टर्ड हो या कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड हो, सप्लायर के लिए टीडीएस के कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल रहेंगे अगर सामने वाला रिसिपिएंट एक स्पेसिफाइड रिसिपिएंट है तो। अंडरस्टूड? आई बात समझ में? तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर एंटायर टीडीएस का कॉन्सेप्ट। एक क्विक रिवीजन दे रही हूँ। टीडीएस 2,50,000 के अबाउट डिडक्ट होता है, लेकिन इसमें जीएसटी की वैल्यू काउंट नहीं होती। अगर सामने वाला स्पेसिफाइड रिसिपिएंट है तो 2% का रेट है टीडीएस का, डिपेंड्स ऑन इंटर और इंट्रा स्टेट। स्पेसिफाइड मतलब कौन, गवर्नमेंट एजेंसी, गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट या फिर कोई कंपनी या सोसाइटी जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी ने एस्टेब्लिश किया है। टीडीएस का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, या तो एग्जाम सप्लाई है या शेड्यूल 3 का सप्लाई है या आरसीएम वाला सप्लाई है या सप्लायर अनरजिस्टर्ड पर्सन है, डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, या फिर इनवॉइस जीएसटी के पहले या टीडीएस आने के पहले बन गया था और पेमेंट बाद में मिला है, तो इन सच केस आल्सो देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ टीडीएस। या फिर जब रिवर्स रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की बात करते हैं तो इन केस ऑफ अगर कोई प्रोडक्ट ऐसा है या फिर कोई ट्रांजैक्शन ऐसा है जिसमें पूरे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में ही टैक्स का पेमेंट करना है, तो भी टैक्स डिडक्शन एट सोर्स का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं होता है। With this, we have completed in detail, as much as detail possible, tax deduction at source. And this same thing will be provided to you in form of revision. Okay, done. और क्लास के स्टूडेंट्स को ऑडियो नोट भी मिलेगा टीडीएस का, वो हार्डली 5 मिनट्स का ऑडियो नोट होगा जिसमें सारी चीजें ऐसे ही क्या करके रखेंगे, हम डिस्कस करके रखेंगे।
ठीक है? चलो, बाय-बाय। आई होप द वीडियो वाज़ यूज़फुल।